अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज में अर्तुल के सिपाही एक जगह खड़े थे। इतने में उन्हें अर्तुल की आवाज़ आती है, तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ सके लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है बहादुरो। फिर अर्तुल उनके सामने आ जाता है तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुल उन सब से मुलाकात करने लगता है। इतने में बामसी सोने की कमान देखकर पूछता है, ये सोने की कमान कहाँ से आई सरदार, और वो मंगोल आपको कहाँ ले गए थे। अर्तुल कहता है, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा बामसी, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक बहुत अहम जिम्मेदारी आई है। तुर्गत पूछता है, क्या जिम्मेदारी है सरदार। अर्तुल कहता है, चलो रात गुजारने के लिए किसी गार की तलाश करते हैं, वहाँ मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में ड्रैगोस फर्श की सफाई कर रहा था। इतने में एक आदमी का पांव ऊपर आ जाता है और वो फिसल कर गिर जाता है। फिर वो गुस्से में ड्रैगोस को पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अब तुम अपनी जुबान से फर्श को साफ करो। ये देखकर इल्बिल्गे कहती है, छोड़ दो इस गरीब को। इस तरह वो आदमी गुस्से में बाहर निकल जाता है। फिर इल्बिल्गे ड्रैगोस की मदद करके उठाती है। ड्रैगोस कहता है, शुक्रिया, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। इल्बिल्गे पूछती है, क्या तुम घंटी बजाने वाले हो। ड्रैगोस कहता है, घंटी के अलावा मैं लोगों की खिदमत करता हूँ और सफाई करता हूँ, और अगर वक्त मिले तो अपने मालिक मकीज के घर की भी सफाई करता हूँ। अताज पूछता है, क्या ये मकीज वही रूमी आदमी है जो अर्तुल के बाजार का इंचार्ज है। ड्रैगोस कहता है, जी हाँ हुजूर, वो 10 साल से ईमानदारी से उनकी खिदमत कर रहा है, अगर उसने ऐसा ना किया होता तो वो आज जिंदा ना होता। अताज पूछता है, उसे कौन कत्ल करता, क्या अर्तुल साहब, या उनका बेटा गुंदुज, या फिर आर्तुक साहब। ड्रैगोस कहता है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस गरीब घंटी वाले की नसीहत सुन लें और गुंदुज साहब से दूर रहें। इल्बिल्गे हैरान होकर पूछती है, तुम क्या छुपा रहे हो हमसे। ड्रैगोस बोलने से कुछ हिचकिचाता है। इतने में इल्बिल्गे सोने का एक सिक्का निकालकर मेज पर रखती है और दोबारा पूछती है, हमें क्यों गुंदों से दूर रहना चाहिए। ड्रैगोस कहता है, वो अर्तुल साहब का सबसे पहला बेटा है, अर्तुल साहब उसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इल्बिल्गे कहती है, अगर तुम मेरे लिए मजीद मालूमात लाओगे तो तुम्हें मजीद सोना मिलेगा। ड्रैगोस शुक्रिया अदा करके दोबारा सफाई करने लगता है। फिर अताज कहता है, मैंने आपको बताया था कि हम इन लोगों पर एतबार नहीं कर सकते, अर्तुल यहाँ बादशाह की तरह रहता है। मैंने आपको बताया था कि वो हमारी या रियासत की बात नहीं सुनेगा, अब आपने खुद सुन लिया है। यह सुनकर इल्बिल्गे सोच में पड़ जाती है। इतने में ड्रैगोस का आदमी थियो अंदर दाखिल होता है और ड्रैगोस को इशारा करता है कि काम हो गया है। ड्रैगोस मुस्कुराने लगता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुल और उनके साथी ये गार में मौजूद थे। बामसी पूछता है, मेरे सरदार, महल में वो संदूक क्यों इतना ज्यादा अहम है। अर्तुल कहता है, वो सिर्फ एक संदूक नहीं है बामसी, वो हमारी नस्लों का मुस्तकबिल और हमारी तुर्क रियासत की सलामती की गारंटी है। अभी के लिए ये मालूमात आपके लिए काफ़ी है। तुर्गत पूछता है, हम वो संदूक कैसे हासिल करेंगे सरदार, और वो महल में किस जगह पर है। अर्तुल कहता है, वहाँ एक खुफिया रास्ता है, आप उसी खुफिया रास्ते से संदूक तक पहुँचेंगे। इसी दौरान मैं अमीर बाउद्दीन के साथ बातचीत करूँगा। खुफिया रास्ते में आपको एक आदमी मिलेगा, वो किसी वक्त हमारा दुश्मन था लेकिन अब वो हम में से एक है। यह सुनकर तुर्गत और बामसी सोच में पड़ जाते हैं। काय कबीले में आयमा खातून खाना तैयार कर रही थी। साहब जी पूछता है, क्या आप उमर कबीले के बारे में जानती हैं दादी। आयमा खातून कहती हैं, वो काफ़ी जाना पहचाना कबीला है बेटा, उन्होंने मंगोलों की इताअत कर ली है, इसलिए वो रियासत को जिंदा रखने के लिए फिक्रमंद हैं और यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गुंदुज कहता है, वो औरत हमारे कबीले में आई और जासूसी की, अब वो जल्द दूसरे कबीलों में भी जाएगी दादी, क्या हम बैठकर देखते रहें। आयमा खातून गुस्से में कहती हैं, तुम सुकून रखो गुंदुज, बेहतर है कि तुम अपने बाबा की वापसी का इंतजार करो। इतने में आयमा खातून पूछती हैं, उस्मान कहाँ है, क्या उसे पता नहीं कि ये शाम के खाने का वक्त है। गुंदुज और साहबजी लाइमी का इंतजार करते हैं। इसी दौरान उस्मान सोगत के सराय महल में पहुंच चुका था। एक सिपाही उससे पूछता है, उस्मान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस्मान कहता है, मैं इल्बिल्गे खातून से मिलने आया हूँ, क्या वो यहीं है।
सिपाही कहता है, हाँ, लेकिन उसके सिपाही तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। उस्मान आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अंदर पहुंच जाऊंगा। उस्मान इस बिल्गे के कमरे के बाहर पहुंचता है तो उसके सिपाही पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? उस्मान कहता है, मैं इस बिल्गे खातून से कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्हें बताओ कि अर्तुल साहब का बेटा उस्मान आया है। यह सुनकर एक सिपाही कहता है, चले जाओ लड़के, हमें गुस्सा ना दिलाओ और अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। इतने में अंदर से बिल्गी आकर कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? क्या तुमने बच्चे पर तलवार उठाई? इतने में उस्मान कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ खातून। इस बिल्गे कहती है, आओ उस्मान, अंदर चलकर बात करते हैं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इस बिल्गे कहती है, बोलो उस्मान, मैं सुन रही हूँ। उस्मान कहता है, पहले आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको मेरे बाबा ने इतनी इज्जत दी, आपने ये सब क्यों किया? आपने अपनी हद अबूर की है। इस बिल्गे कहती है, तुम्हारे बड़े भाई गुंदुज ने अपनी हद अबूर की है। उस्मान कहता है, आपके बाबा ने डाकू की तरह खेमे में घुसने की कोशिश की और मेरा भाई अपना गुस्सा काबू न कर सका, लेकिन आपने झूठ बोलकर हमारा एतमाद तबाह कर दिया है। आपने हमें बेवकूफ़ बनाया। क्या आप जानती हैं कि मेरे बाबा आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे, लेकिन अब मुझे अफसोस है कि मेरे बाबा को कितना बुरा लगेगा। काश आप मुझे जंगल में छोड़ देती ताकि हम आपकी असलियत ना देख पाते। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है और एल बिल्गे काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ गार में बामसी कहता है, सरदार, हमने मंगोलों को हमेशा सबक सिखाया है। मुझे कोई परवाह नहीं कि अगर वो हज़ारों की तादाद में भी आ जाएं, लेकिन अगर सल्जूक खत्म हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? अर्तुल कहता है, तुर्क पानी और खुराक के बगैर रह सकते हैं, लेकिन वो एक रियासत के बगैर नहीं रह सकते। अब वक्त आ गया है कि हम अपने ईमान और इंसाफ से दुनिया पर हुक्मरानी करें। हम सोगत में अपनी एक आज़ाद रियासत बनाएंगे। गिदरों ने अनातोलिया को प्लेट में रखकर मंगोलों के हवाले कर दिया है। अब हम अपनी खुद की एक रियासत कायम करेंगे और इस मकसद के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। यह सुनकर अर्तुल के साथी पुरजोश हो जाते हैं। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अर्तुल अपने साथियों के साथ कोनिया की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद कोनिया का मंजर सामने आता है। अर्तुल और उनके सिपाही कोनिया के महल में पहुंच चुके थे। सामने से कुछ मंगोल आ जाते हैं। एक मंगोल कहता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? अर्तुल कहता है, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल हूँ और ये मेरे सिपाही हैं। मैं यहाँ अमीर बाउद्दीन से मिलने आया हूँ। मंगोल कहता है, अब से तुम अपनी मर्जी से इस महल में दाखिल नहीं हो सकते। अपनी तलवारें मेरे हवाले कर दो। कुछ देर सोचने के बाद अर्तुल अपनी तलवार उतारने लगता है। फिर तुर्गत और बामसी भी अपने हथियार उनके हवाले कर देते हैं। अर्तुल अपने साथियों को कहता है, तुम जानते हो मेरा इंतजार कहाँ करना है। यह कहकर अर्तुल अकेला उन मंगोलों के साथ चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो अमीर बाउद्दीन के सामने पहुंच जाता है। बाउद्दीन कहता है, मैंने सुना है मंगोलों के गश्त वाले सिपाही तुम्हारे कबीले में आए थे। अर्तुल कहता है, हाँ ये सच है। बाउद्दीन कहता है, और तुमने उनके कमांडर का हाथ काट दिया। अर्तुल कहता है, हाँ मैंने काटा है। बाउद्दीन खड़ा होकर कहता है, और तुम यहाँ फख्र से कह रहे हो कि मैंने ऐसा किया है। अब वो गश्त वाले सिपाहियों का दस्ता कहाँ है? उन्होंने कोनिया आना था, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। अर्तुल कहता है, वो बदतमीजी से मेरे कबीले में दाखिल हुए और मेरे मेहमान की बेइज्जती करने की कोशिश की। मैंने वही किया जो ज़रूरी था। बाकी तुम उन सिपाहियों से पूछ लेना जब वो यहाँ पहुँचेंगे। बाउद्दीन कहता है, अगर तुमने कुछ ऐसा किया है जिसने रियासत को खतरे में डाला तो तुम अपनी जान खो दोगे अर्तुल, ये मत भूलना। दूसरी तरफ तुर्गत और बामसी वो खुफिया रास्ता तलाश करने में मसरूफ थे जो संदूक की तरफ जाता था। काफ़ी देर की तलाश के बाद तुर्गत एक रोशनी वाले दिए को देखकर कहता है, ये कुछ अजीब लग रहा है। फिर तुर्गत उसे दबाता है तो एक खुफिया दरवाज़ा खुल जाता है और वो दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत के बाजार में गोश्त की नई कीमत का तयन किया जा रहा था। गुंदुज भी वहीं मौजूद था। इतने में उसके पास एक लड़की आकर कहती है, मेरी खातून ने आपके लिए ये खत भेजा है। खत देकर वो चली जाती है और गुंदुज उसे खोलकर पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद एक लड़का आकर कहता है, गुंदुज, मैंने मारा को जाते हुए देखा है, क्या बात है? गुंदुज कहता है, वो आयरीन की तरफ से खत लाई थी। कल वो मुझसे मिलना चाहती है चागरी। यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और उससे गले मिलता है।
इतने में मकीस बुलंद आवाज में कहता है, भेड़ के 1 किलो गोश्त की कीमत 2 सल्जूकी दिरहम होगी। यह सुनकर आम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ताजिर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इस कीमत पर एतराज़ करने लगते हैं। हकीम आर्तू कहता है, अर्तुल साहब ने कभी आपको मुश्किल में नहीं छोड़ा और आगे भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इतने में द्रैगोस का एक आदमी कहता है, यह सच है कि अर्तुल साहब ने 10 साल से हमारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इससे पहले उनका सामना मंगोलों से भी नहीं हुआ। फिर दूसरा आदमी कहता है, और इससे पहले मंगोलों ने टैक्स को भी डबल नहीं किया था। फिर तीसरा आदमी कहता है, और इससे पहले अर्तुल साहब ने मंगोलों के कमांडर का हाथ भी नहीं काटा था। यह सुनकर ताजिर मजीद शोर शराबा करने लगते हैं। फिर हकीम आर्तू कहता है, आप परेशान ना हो, अर्तुल साहब इस मसले के हल के लिए कोनिया गए हैं, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अर्तुल साहब से बात कर सकते हैं। यह सुनकर ताजिर गुस्से और नाराजगी में वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत और बामसी खुफिया रास्ते में जा रहे थे कि सामने से मंगोल आ जाते हैं। एक मंगोल कहता है, तो तुम खुफिया रास्ते में आ गए हो, यहाँ आने वाले जिंदा वापस नहीं जाते। यह कहकर वो हमला कर देते हैं। उस आदमी को देखकर तुर्गुत के जहन में वो ख्याल आता है जब वो आदमी नुयान की बहन के साथ आया था। यह सोचकर तुर्गुत कहता है, मर्गिन तुम। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, मैंने वही किया जो हमारी रवायात कहती हैं। मैं अपनी जान खोने के लिए ज़रा बराबर भी खौफजदा नहीं हूँ, यह तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं सुल्तान के साथ टैक्स के मसले पर बात करना चाहूँगा। मैंने कई सालों से सोगत में निज़ाम कायम किया है, टैक्स डबल होने से निज़ाम ख़राब हो जाएगा। बहाउद्दीन कहता है, अर्तुल साहब, यह टैक्स लागू खान ने नाफिज किया है, इस बारे में बात करना फजूल है। अर्तुल कहता है, मैं इस बारे में सुल्तान रुकनुद्दीन से बात करना चाहता हूँ। अमीर बहाउद्दीन कहता है, अब मंगोलों की हुक्मरानी का वक्त है, और जहाँ तक सुल्तान की बात है, उन्होंने उमर कबीले को टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी है। अर्तुल हैरानगी से पूछता है, क्या मतलब है इस बात का? बहाउद्दीन कहता है, इसका मतलब है कि अब से तुम्हारी बजाय उमर साहब टैक्स इकट्ठा करेंगे, फिर वो अपना कबीला सोगत में आबाद करेंगे। यह सुल्तान का हुक्म है। अब कुछ सरदार टैक्स के मसले पर बात करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम वहां तफसील से बात करेंगे। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मर्गिन कहता है, अभी दूसरी बातों का वक्त नहीं है। अमीर बहाउद्दीन वो संदूक ले जाकर मंगोल कमांडर के हवाले करेगा। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। फौरन जाकर अर्तुल साहब को आगाह करें, इन लाशों को मैं संभाल लूंगा। यह सुनकर वो दोनों बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में हकीम आर्तुक और मकीज कुछ कागजात वगैरह पढ़ने में मसरूफ थे। इतने में इलबिलगे और अताज वहां पहुंचते हैं। हकीम आर्तुक पूछता है, उमर साहब कहाँ हैं? इलबिलगे कहती है, वो थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। अब से अपने बाबा की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगी। हकीम आर्तुक खड़ा होकर कहता है, इलबिलगे खातून, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक हकीम हूँ, मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके बाबा का मायना करूँ। यह सुनकर अताज कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सरदार कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे, हम किसी भी एतबार आदमी को इनके पास नहीं जाने दे सकते। हकीम आर्तुक कहता है, अताज साहब, आप हमारे कबीले में अच्छे तरीके से नहीं आए और अभी भी आप बदतमीजी से पेश आ रहे हो। फिर इलबिलगे अताज को खामोश करा देती है। हकीम आर्तुक कहता है, मैं रात तक बाजार के कागजात मुकम्मल करके आपके हवाले कर दूंगा। अगर हर कोई अपनी हद समझ ले तो हम एक रात में ये काम खत्म कर सकते हैं। इलबिलगे कहती है, बहुत अच्छे, फिर हम रात को बात करेंगे। यह कहकर वो वहां से चली जाती है।